राहुल गांधी ने कराया नामांकन, साथ में गांधी परिवार रहा मौजूद। जुलूस के साथ कलेक्ट्रेट में कराया नामांकन। बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी ने भी भरी हुंकार, कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। शहजादे को वायनाड से हार का डर, अमेठी से भागकर रायबरेली पहुंचे। सीएम योगी के निशाने पर राहुल गांधी, कहा कांग्रेस का हाथ देश के दुश्मन के साथ, एनडीए फिर से बहुमत से बनाएगी सरकार। पांचवें चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी के एल शर्मा ने तो वहीं कैसरगंज से ब्रजभूषण के बेटे करण भूषण ने भरा नामांकन। सिसोदिया की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट का ईडी सीबीआई को नोटिस, बीमार पत्नी से हफ्ते में एक बार मिलने की मिली थी परमिशन। 4 मई को प्रधानमंत्री मोदी का कानपुर में रोड शो, करीब 2.5 घंटे शहर में रहेंगे प्रधानमंत्री। रोड शो के लिए रूट मैप हुआ तैयार, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर की ओर आगे बढ़ेंगे। उससे पहले सीधा बधाई लेकर चलते हैं, मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं। और आज अयोध्या में भगवान राम फिर से 500 वर्षों के बाद विराजमान हो गए। कांग्रेस कहती थी राम हुए ही नहीं, कांग्रेस क्या कहती थी, राम हुए ही नहीं। और आज कहते हैं कांग्रेस के लोग कि राम तो सबके हैं। देखो ये दोहरा चरित्र है इन लोगों का, यानी वोट के लिए क्या कुछ पाप नहीं कर सकते। राम मंदिर का निर्माण हो या काशी विश्वनाथ धाम, केला मंदिर का धाम हो या विंध्यवासिनी धाम, ये काम केवल बीजेपी कर सकती है, बीजेपी। और बहनों और भाइयों, देखो राम मंदिर का निर्माण भी हो गया और बड़े बड़े माफिया और गुंडों का राम नाम सत्य भी हो गया है। हो गया ना, होना चाहिए था ना। और इसीलिए हम लोग आए हैं बहनों और भाइयों। देखो, अरे कुछ बच्चे हैं, वो भी होगा ना धीरे धीरे करके। ये सारी चीजें एक साथ होनी है, क्योंकि हम तो वृंदावन बिहारी लाल के भक्त हैं। और वृंदावन बिहारी लाल ने क्या कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। उन्होंने एक ही बात कही थी, सज्जन लोगों का हम संरक्षण करेंगे और दुर्जन लोगों को उनका सही ठिकाने पर भेजने का काम भी करेंगे। और बहनों और भाइयों, आज यही हो रहा है। नया भारत आज पाकिस्तान पे थर-थर कांपता है, कहता है कि उसके यहां जो मोस्ट वांटेड आतंकवादी थे सब एक एक करके मारे जा रहे हैं, एक एक करके मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान भयभीत है, कहां छुपे अब। यह ताकत है, भारत के 140 करोड़ लोगों की ताकत है। और इस ताकत के प्रतीक है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आज कहीं आतंकी घटना नहीं घटित हो सकती। नहीं तो कांग्रेस के समय में विस्फोट होते थे, आतंकी विस्फोट होते थे, और कांग्रेस के लोग कहते थे अरे साहब सीमा पार से आतंकवाद आ गया। अबे सीमा पार से आ गया तो आपके पास भी तो बहुत कुछ है, भेजो वहां पे। हिम्मत चाहिए थी लड़ने के लिए, वह हिम्मत मोदी जी ने दिखाई एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से। आज पाकिस्तान भी दुम दबा करके चुप रहता है और भारत के लोग सुरक्षित हैं। बहनों और भाइयों, जब माहौल सुरक्षित होता है तो समृद्धि का मार्ग भी बनता है। लेकिन सबसे खतरनाक बात क्या है, आपने आज के समाचार पत्रों को थोड़ा पढ़िए। राहुल गांधी के लिए पाकिस्तान समर्थन कर रहा है, यानी इंडी गठबंधन कांग्रेस और सपा को पाकिस्तान समर्थन कर रहा है। जिसको पाकिस्तान समर्थन करेगा, क्या आप उसको समर्थन करेंगे क्या?
तो बधाइयों से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी को लेकर बड़ा हमला बोलते हुए नजर आए हैं। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। राहुल गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है और इस दौरान सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। आज सुबह से ही कांग्रेस पार्टी ने अमेठी और रायबरेली सीट से उम्मीदवारों का नाम जारी किया। रायबरेली और अमेठी सीट पर मतदान 20 मई को ही होगा। मतगणना 4 जून को होगी। तो वहीं अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। बता दें कि पहले यह अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रियंका गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन लिस्ट जारी होने के बाद सारी अटकलों पर विराम लग गया। और अगली खबर रांची से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल झारखंड का दौरा है। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का यह पहला दौरा है और आज चाईबासा में सभा और रांची में रोड शो। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में रोड शो। रांची एयरपोर्ट से राजभवन तक 3 घंटे के रोड शो की बात सामने आई है। राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। कल पलामू, लोहरदगा में विशाल रैली होगी। तो प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के समर्थन में पहुंचने के बाद प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में रोड शो होगा। रांची एयरपोर्ट से राजभवन तक 3 घंटे के रोड शो की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर रायबरेली से है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने भी पर्चा भरा है। कलेक्ट्रेट परिसर में बीजेपी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। डिप्टी सीएम की उपस्थिति में नामांकन हुआ। कलेक्ट्रेट परिसर में बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह की ओर से नामांकन दाखिल किया गया है। आपको बता दें कि रायबरेली में आज ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों प्रत्याशियों की ओर से नामांकन दाखिल किया गया। एक ओर बीजेपी की ओर से दिनेश प्रताप सिंह चुनावी मैदान में, उनके समर्थन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नामांकन कराने के लिए पहुंचे थे और राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनकी ओर से भी आज ही नामांकन दाखिल किया गया है और आज नामांकन करने का अंतिम दिन था। तो कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन दाखिल किया गया है। डिप्टी सीएम की उपस्थिति में नामांकन हुआ है और दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनकी ओर से नामांकन पर्चा भरा गया है। तो कलेक्ट्रेट परिसर में बीजेपी प्रत्याशी ने नामांकन किया। बड़ी जानकारी आपको बता दें, डिप्टी सीएम की उपस्थिति में नामांकन किए जाने की बात सामने आई है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम की उपस्थिति में नामांकन किए जाने की बात सामने आई है और कलेक्ट्रेट परिसर में बीजेपी प्रत्याशी ने नामांकन किया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रायबरेली से खबर, बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने भरा पर्चा। कलेक्ट्रेट परिसर में बीजेपी प्रत्याशी ने नामांकन किया। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डिप्टी सीएम की उपस्थिति में नामांकन किए जाने की बात सामने आई है। तो ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के नामांकन के दौरान की, वहीं दूसरी तस्वीर में आप देखिए राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशी नामांकन करने के लिए पहुंचे और इस दौरान उनके साथ में उनकी मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। तो आज दोनों ही प्रत्याशियों की ओर से रायबरेली में पर्चा दाखिल किया गया है। रायबरेली से ये 2 तस्वीरें आज महत्वपूर्ण निकलकर सामने आई हैं, जहां पर दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों की ओर से नामांकन आज ही दाखिल किया गया है। तो रायबरेलीकरण अब भीषण नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस से राहुल गांधी हैं और यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चल हो जा शुरू।
केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। मोदी बोले डरो मत भागो मत, तो क्या डर के रायबरेली भागे राहुल? क्या होगा चुनावी अंजाम? डर के आगे जीत है। देखिए रात 8 बजे दुर्गेन चौहान के साथ चुनावी मंथन में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चंद्रा क्रिकेट एकेडमी द्वारा आयोजित चंद्रा प्रीमियर लीग CPL 2.0 में पूल ए का छठे मैच के न्यूज मेरठ वर्सेस लखनऊ स्पार्क के बीच खेला गया। इस मुकाबले में लखनऊ स्पार्क ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला लिया और के न्यूज मेरठ को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। 27.5 ओवरों में के न्यूज मेरठ की टीम ने 146 रनों का स्कोर खड़ा किया। के न्यूज की तरफ से निखिल कटियार 34 रनों का योगदान दिया। स्पार्क लखनऊ की तरफ से हर्ष राय ने 3 विकेट लिए और अविनाश यादव ने 2 विकेट लिए हैं। जवाब में लखनऊ स्पार्क की टीम ने लक्ष्य को 23.2 ओवर में प्राप्त कर लिया। लखनऊ स्पार्क की तरफ से सर्वाधिक स्कोर फैजन अंसारी ने 63 रनों का बनाया और के न्यूज मेरठ के कप्तान निखिल कटियार ने 2 विकेट मिले। इस प्रकार से लखनऊ स्पार्क ने इस मुकाबले को 6 विकेट से जीत लिया। आज के मैन ऑफ द मैच रहे अविनाश यादव रहे, जिन्होंने 22 रन और महत्वपूर्ण 2 विकेट लिए। तो वहीं फाइटर ऑफ द मैच हरफन मौला खेल का प्रदर्शन करने वाले के न्यूज मेरठ के कप्तान निखिल कटियार को मिला है। आज के मैच में मुख्य अतिथि के रूप में BPMG इंटर कॉलेज के उप प्रबंधक हनुमंत राय द्विवेदी रहे, जिन्होंने खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। ये जानकारी CPL कमिश्नर नीरज वर्मा ने दी है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बहराइच जिले के थाना हरदी क्षेत्र के गदामार कला गांव में नल के पाइप को उखाड़ते समय अचानक नल की पाइप 11,000 वोल्ट की लाइन में छू गई और जिससे पाइप पकड़े हुए एक व्यक्ति को करंट लग गया। बचाने दौड़े 2 अन्य लोगों को भी करंट लगा। तीनों को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां पर एक की हालत गंभीर होने पर उपचार के लिए बहराइच अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भाई आए हमारे। आपका भाई है, क्या नाम है इनका? इनका तुलसीराम। क्या उम्र थी? 60 साल। अच्छा, कैसे मौत हुई, क्या हुआ था? करंट लाग गया साहब। कहाँ पर? घर पर नल खोल रहे और नल ऊपर निकाली निकल के वो तार वही पर रहा है, वही पर लाग गया, वो नल तो वही पे पड़ा है। अच्छा, क्या नाम था इनका? तुलसीराम। क्या उम्र थी? 60 साल बीमार थी? है सर। कहाँ के रहने वाले थे? गरामार कला। लोकसभा चुनाव से पहले पूर्वांचल के बाहुबली नेता और सपा सरकार में मंत्री रहे राजकिशोर सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। पूर्वांचल के एक और शतरा नेता के बीजेपी में शामिल हो जाने से जहां बस्ती और आसपास के क्षेत्रों को साधने में पार्टी को मदद मिलेगी, तो वहीं मौजूदा सांसद और प्रत्याशी हरीश द्विवेदी की राहें भी आसान हो गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह के लखनऊ प्रवास के दौरान राजकिशोर और उनके भाई ब्रजकिशोर सिंह डिम्पल अपने समर्थकों के साथ पार्टी में शामिल हो गए। पूर्व मंत्री और पूर्वांचल के बाहुबली नेता राजकिशोर सिंह और उनके भाई ब्रजकिशोर सिंह डिम्पल ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का दामन थाम लिया है।
और अगली खबर फर्रुखाबाद से है। फर्रुखाबाद के अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति के नेतृत्व में जिला औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडे द्वारा फर्रुखाबाद के रेलवे रोड स्थित रिलायंस रिटेल लिमिटेड में संचालित मेडिकल प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान रेफ्रिजरेटर में वैक्सीन के साथ सफल मटर भंडारित पाया गया, जिस पर औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडे ने फार्मासिस्ट पर फटकार लगाते हुए 30 औषधियों के क्रय विक्रय अभिलेख मांगे हैं। बाद में महावीर स्थित SK एजेंसी सेकेंड का निरीक्षण करते हुए 3 संदिग्ध औषधियों के नमूने भरे और आपको बता दें कि औषधियों के निस्तारण न होने पर दुकान संचालक को फटकार लगाते हुए काउंटडाउन नोटिस भी जारी किया है। शामली के कैराना में 6 वर्षीय बच्चे को प्लास्टिक के कट्टे में छुपाकर ले जा रहे बच्चा चोर को लोगों ने पकड़ लिया। इस दौरान उसके कब्जे से बच्चे को सकुशल बरामद किया गया है। पुलिस अज्ञात को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। पूरा मामला शामली के कैराना कस्बे के मोहल्ला दरबार खुर्द तीतरवाड़ा चुंगी का है, जहां पर उस समय अचानक अफरा तफरी मच गई जब 35 वर्षीय एक अज्ञात 6 साल के बच्चे को उठाकर उसे प्लास्टिक के कट्टे में डालकर ले जाने लगे। गनीमत रही कि आस पड़ोस के लोगों ने उस पर नजर डाली और जैसे ही लोगों ने इस बच्चे चोर को पकड़ा तो वो अजीब तरह की हरकतें करने लगा। बच्चा सुन रहा है माँ बाप कौन है बच्चे के? कौन सा बच्चा है? कौन बच्चा? बच्चे का बाप। इसका बाप कहाँ बच्चे का? बहराइच के थाना रुपईडीहा क्षेत्र के बाबाकुट्टी के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 दोस्तों को बुरी तरह से रौंद दिया, जिसमें नाना पार के मोहल्ला मिरियासी टोला निवासी युवक की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार दूसरा दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज बहराइच मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। परिजनों का कहना है कि मृतक रेडीमेड कपड़ों का काम करता था, वो बकाया वसूलने गया था, इस दौरान हादसे का शिकार हो गया। उसके साथ में और से वापसी में 10 टहरे ने मार दिया ठोकर। कहाँ पर ये हादसा हुआ है बाबा कुट्टी से पहले। ये बाइक से थे, आ रहे थे, साथ में इनके दोस्त थे, ये थे दोस्त तो बच गया है, चोट काफी आई है, वो शायद रिफर होकर बहराइच आए हुए हॉस्पिटल। तो बैठिए गए? जी सर। देश के अंदर एक बार फिर से कोरोना वायरस को मात देने वाली वैक्सीन को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। खतरनाक वैक्सीन को बताया जा रहा है और वैक्सीन को लेकर देश में घमासान है। जहां विपक्ष ट्विटर पर देश के प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्ष पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। फिर देश के अंदर कोरोना जैसा हाहाकार मचा हुआ है और इस बार कोरोना वायरस से नहीं बल्कि वैक्सीन से मचा हुआ है, जहां वैक्सीन को लेकर विपक्ष देश के प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर है। अपने ट्विटर अकाउंट से वैक्सीन का साइड इफेक्ट को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लापरवाही बता रहे हैं। कोई ट्वीट करके साइड इफेक्ट से हुई मौत पर मुआवजे की मांग कर रहा है, तो कोई वैक्सीन का श्रेय साहब का और साइड इफेक्ट के जिम्मेदार नेहरू जी लिखकर मोदी का मजाक बना रहा है, तो कोई लिख रहा है वैक्सीन के साइड इफेक्ट। ये बातें तो खुद वैक्सीन कंपनी ने भी कही हैं। मोदी को मिला चंदा, जनता को मिला हार्ट अटैक। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की है। संजय सिंह लिखते हैं कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने जनवरी 2021 में कोविशील्ड वैक्सीन को ठेका दिया और 1 करोड़ 10 लाख डोज मांगी गई। इस समय इसका दाम 150 रुपए था। इसके बाद जब ये वैक्सीन बाजार में आई तब इससे हाहाकार मच गया और मार्च 2021 में दुनिया के कई देशों ने इस पर बैन लगा दिया। मार्च 2021 में जब पूरी दुनिया इस वैक्सीन पर बैन लगा रही थी, तब हमारे प्रधानमंत्री फिर से इसी कंपनी को 10 करोड़ डोज का ऑर्डर दे चुके थे। उन्होंने कोविशील्ड नाम की एक कंपनी को वैक्सीन का ठेका दिया। जनवरी 2021 में यह ठेका दिया गया और 1 करोड़ 10 लाख डोज इस कंपनी से मांगी गई। उसका दाम रखा गया 150 रुपए।
उसके बाद जब ये वैक्सीन मार्केट में आई तो दुनिया के कई हिस्सों में हाहाकार मच गया, क्योंकि इस वैक्सीन को लगाने से वहां दुष्प्रभाव सामने आए, लोगों के लिए और मुश्किलें बढ़ी। और मार्च 2021 में दुनिया के इन तमाम देशों ने कोविशील्ड के ऊपर बैन किया। जर्मनी ने, इटली ने, फ्रांस ने, स्पेन ने, नीदरलैंड ने, आयरलैंड ने, डेनमार्क ने, नॉर्वे ने, आइसलैंड ने, ऑस्ट्रिया ने, ये सारे देशों ने। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी कहां चुप रहने वाली थी। इन सब के जवाब देने में उतर पड़े उत्तराखंड के पूर्व कोषाध्यक्ष आशीष गुप्ता। आशीष गुप्ता ने सभी के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष के नेताओं को खाली आदत है सवाल उठाने की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन देकर न जाने कितनी जानें बचाई हैं और पहला टीका अपने खुद लगवाया, और हर मेडिसिन पर कुछ न कुछ साइड इफेक्ट होता ही है, और आज कोरोना को 2 साल हो चुके हैं। विपक्षी नेताओं की खाली आदत है कि जो हो रहा है क्यों हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इसी आदत के तहत जब कोरोना फैला तो उन्होंने कहा पूरा भारत में लोग मर जाएंगे, देश हमारा बर्बाद हो जाएगा। विदेशी ताकतों के साथ मिलकर उन्होंने ऐसी ट्वीट करने की कोशिश करी, देश के लोगों के मान सम्मान और आत्मविश्वास को दिखाने की कोशिश करी। लेकिन जब मोदी ने टीका दिया, फ्री टीका दिया, देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की जान फ्री में बचा दी, वो लोग अचंभित हो गए। उस समय भी उन्होंने ये ड्रामा करा, ये टीका मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। लेकिन मोदी जी ने सबसे पहले आके वैक्सीन का टीका लगाया, लोगों ने उसको सराहा। और आज हम देखते हैं कि पूरे विश्व में हमारे जहाँ विकसित देश परेशान हो गए, उनकी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई। भारत अडिग खड़ा है और कहीं ना कहीं और तेजी से विकसित राष्ट्र बनने की तरफ। देश के अंदर चुनावी माहौल है तो कोरोना वायरस की इस वैक्सीन को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और तमाम मौतों का जिम्मेदार मोदी को विपक्षी ठहरा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर मोदी की सफाई में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अब मैदान में उतर गए हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि वैक्सीन का मुद्दा विपक्ष के लिए कितना फायदेमंद होता है और भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाता है। के न्यूज के लिए काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। और यहां पर रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में अगले 3 से 4 दिन तक मौसम साफ रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने मौसम के पूर्वानुमान में इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अगले 3 से 4 दिन मौसम साफ रहेगा। तापमान फिलहाल सामान्य है, लेकिन इस बीच तापमान में भी बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं उन्होंने बताया कि ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है। इसके तहत उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में से बीच हल्की बारिश की संभावना है। और देख रहे हैं कि अभी मौसम साफ ही है 2-3 दिन से, और आगे भी इसके 3 से 4 दिन कोई विशेष एक्टिविटी 6 तारीख तक अगर देखें 7 तक भी जो है तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कुछ है नहीं। अंदर के डिस्ट्रिक्ट जो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो उनमें छुटपुट एक्टिविटी जो है देखने को मिलेगी, हल्की एक्टिविटी जो है रेन या थंडरस्टॉर्म की। लेकिन बाकी जगह देखें तो ये जो एक्टिविटी बल्कि जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में अभी 3 से 4 दिन की अगर बात कर लें 6 तारीख तक जो है तो हाई रीचेज में ही ज़्यादा इसकी संभावना है। समर सीजन है तो टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं इस समय, लेकिन अगर सामान्य से उनका कंपेयर करें सामान्य तापमान से, तो सामान्य के आसपास है, चाहे वो मैदानी क्षेत्र है चाहे वो हिल्स की बात करें, तो दोनों अधिकतम भी और न्यूनतम तापमान भी, बल्कि कहीं कहीं थोड़े कम भी है। तो इस तरह की स्थिति है। लेकिन अभी जो 3 से 4 दिन है, 4, 5, 6 तारीख और 3 दिन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें थोड़ी बढ़ोतरी तापमान में होने वाली है। चारधाम यात्रा में आम श्रद्धालुओं की सहूलियत को देखते हुए पहले 15 दिन वीआईपी दर्शन पर रोक रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर सूचित भी कर दिया है। सभी से अपील की गई है कि 10 से 25 मई तक चारधामों में दर्शन करने से वीआईपी बचे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के बाद उनकी ओर से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजा गया है। पत्र में अपील की गई है कि यात्रा के शुरुआती 15 दिनों में वीआईपी दर्शन को जितना हो सके टाला जाए।
कपाट भी नहीं खुले, अभी कपाट भी चारधाम यात्रा के दौरान किसी आपदा से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए चारधाम यात्रा से जुड़े जिलों में मॉक ड्रिल के जरिए तैयारियों को परखा गया है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से आयोजित मॉक ड्रिल में यात्रा मार्ग स्थित जिलों में आपात स्थिति से निपटने के लिए अपनी अपनी कार्य योजना पेश की है। सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम से मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलों की तैयारियों का जायजा लिया है। इस मौके पर मुख्य सचिव ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। आज तक डिस्ट्रिक्ट ने मैनेज किया है, जो भी सिचुएशन दिए गए थे लगभग 20 साइट पे हमने सिचुएशन क्रिएट किया था और डिस्ट्रिक्ट ने काफ़ी हद तक उसको सीक्वेंस में मैनेज किया है जिस तरह से चलना चाहिए। कहीं कुछ कमियां हैं और उसी के लिए हमें आज मॉक कर रहे हैं। तो कई गैप्स हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में और कई अन्य चीज़ों में, गैप्स को अभी दूर करेंगे, बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थोड़े गैप्स हैं, कई बार उनको पता नहीं है कि किससे बात करनी है ताकि रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली हो। दूसरा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको भी हम टेस्ट कर रहे हैं, तो सेटेलाइट फ़ोन को टेस्ट कर रहे हैं। वायरलेस, अगर सेटेलाइट फ़ोन, मोबाइल फ़ोन सब डिस्कनेक्ट हो गया तो क्या वायरलेस से सीधा बात कर सकते हैं? इन चीज़ों को भी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ी कमी है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। बाकी जो फायर सिस्टम का, हेल्थ का, NDRF, SDRF, उनका रिस्पॉन्स बहुत क्विक रहा है, जो अमेजिंग है। और अन्य डिपार्टमेंट के भी जो रिस्पांस है काफ़ी अच्छा है, टाइमली है, तो उसे संतुष्ट है। कोऑर्डिनेशन में, कम्युनिकेशन में थोड़ी गैप लगी जिसको हमने ठीक किया। और अगली खबर लक्सर से है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से सुल्तानपुर से बाकरपुर मोटरमार्ग पर 3 करोड़ 56 लाख की लागत से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ग्रामीण ने सड़क में घटिया निर्माण सामग्री की शिकायत की है। शिकायत पर जांच करने पहुंची टीम ने जांच रिपोर्ट विभाग को भेजी है, तो वहीं शिकायतकर्ता को ठेकेदार द्वारा दी गई धमकी के मामले में SSP हरिद्वार ने जांच करने के आदेश दिए हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी के मद्देनजर अब उत्तराखंड में भी पुलिस अलर्ट मोड पर आ चुकी है। जहां एक और खुफिया तंत्र को मुस्तैद किया गया है, तो वहीं शिक्षण संस्थाओं को भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसको लेकर उत्तराखंड ADG लॉ एंड ऑर्डर AP अंशुमन ने कहा, हालांकि धमकी वाले मैसेज दिल्ली में प्राप्त हुए हैं, फिर भी एहतियातन तौर पर यह कदम उठाया गया है। उत्तराखंड के रिलेटेड कोई स्पेसिफिक इनपुट नहीं है इस तरह के, लेकिन चूंकि दिल्ली में इस तरह की एक ईमेल के माध्यम से थ्रेटनिंग मैसेज आए थे, तो उसको देखते हुए हमने तमाम जिलों को अलर्ट कर दिया था। हमारी तरफ से निर्देशित किया गया था, जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, बड़ी संख्या में जहाँ बच्चे जाते हैं, तो उन पर विशेष निगरानी करने के लिए पुलिस को बताया गया है, स्थानीय पुलिस को, और इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। स्कूलों को भी कोई निर्देश दिए गए? ये हमारी तरफ से तो हमने अपने डिस्ट्रिक्ट SPs को लिखा है, और मेरा ख्याल है वो जरूर स्थानीय स्तर पर वो लिएज कर रहे हैं। पूरे देश में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जा रहा है। वहीं मोगा प्रेस के साथ मोगा के डिप्टी कमिश्नर कुलवंत सिंह ने रूबरू प्रोग्राम का आयोजन किया, और इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कुलवंत सिंह ने लोकसभा चुनावों में वोटिंग की परसेंटेज को बढ़ाने के लिए स्वीप दोबारा किए जा रहे हैं प्रोग्रामों के बारे में जानकारी दी और उनके बारे में चर्चा की है। तो वहीं डिप्टी कमिश्नर मोगा ने कहा कि पंजाब में पिछले चुनावों में मोगा को वोट परसेंट बहुत कम रहा है, और इस बार मोगा जिले के वोट परसेंट 70% करने के लिए मोगा प्रशासन पूरा जोर लगा रहा है, और इसके लिए मीडिया का पूरा सहयोग भी लिया जा रहा है। नवी नौकरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਡੇ ਵੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਮੀਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇजेस ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ
ਉਹ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਪੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਬਤ ਦੀ ਛਬੀਲ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਛਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ होएगा। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के चुनाव 7 मई को होने हैं और जिसे देखते हुए यहां राजनीति जोरों पर है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी राजेंद्र साहू के पक्ष में प्रचार किए, जहां बेमेतरा जिले के तीनों विधानसभा में चुनावी जनसभा के इस अवसर पर पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे, पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा रहे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर जमकर हमला बोला है। बोलो भारत माता की। आप तक बैठे हो 5 साढ़े 5 बजे से आप तक हमारे नेता के इंतजार करते रहे हो। पार्टी बोलते हैं यहाँ के मतदाता के वरिष्ठ जन मतदान संपन्न हो चुके हैं। तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होने वाला है और लगातार चुनाव प्रचार में तेजी आई है। अभी पिछले दिनों खड़गे साहब आए थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी आए थे, आज प्रियंका जी आई कोरबा लोकसभा में, और हम लोग भी लगातार अभी सभी लोकसभा क्षेत्र में हम लोग दौरा कर रहे हैं। आज दुर्ग लोकसभा अंतर्गत नवागढ़ में भी, खमरिया में भी और बार गांव में जंगी सभा हुई। जबरदस्त लोगों में उत्साह है और इस समय जो पिछले समय 2023 में जो चूक हुई, लोगों ने लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, उसकी भरपाई भी करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, संविधान बदलने की बात जो हो रही है उसे सभी लोग सशंकित हैं और डरे हुए हैं कि जो लाभ संविधान के तहत आम जनता को मिलता है उसे बदलने की बात हो रही है। तो आज भारतीय जनता पार्टी बैकफुट में है और उसके बाद बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। भाई राजेंद्र साहू जी के प्रचार में बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के बेरला ब्लॉक में बार गांव में आज पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का आगमन हुआ। बड़ी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और जनता से अपील की कि भाई राजेंद्र साहू जी को इस समय सांसद के लिए मतदान करें। और हमारे इस क्षेत्र में एक उत्साह आप देख सकते हैं, चूंकि राजेंद्र भाई बेरला ब्लॉक के रहने वाले हैं। निश्चित रूप से दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से इस समय भारी वोटों से भाई राजेंद्र साहू जीत के सांसद बनने वाले हैं। जशपुर से, जहां पर लोदाम थाना क्षेत्र में महिला के साथ सोशल साइट के जरिए 2,73,000 रुपए की ठगी हुई है। जमीन बेचकर पैसे बेटी की शादी के लिए महिला ने जमा किए थे। बता दें कि व्हाट्सएप ग्रुप में CSC कमीशन नाम के लिंक के माध्यम से ठगी की गई है। महिला रेखा साहू स्वयं सहायता समूह में काम करती हैं और इसके साथ और भी लोगों के ठगे जाने की बात सामने आ रही है। वहीं सही समय से जानकारी मिलने पर कई लोगों ने अपने अकाउंट होल्ड करवा दिए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। SSC कमीशन नाम से, तो मुझे लगा कोई जानकारी होगी, तो उस लिंक को क्लिक किया तो मेरा मोबाइल हैक हो गया। मुझे पता नहीं था। फिर मैं पैसा निकालने गया ज़रूरी काम से, फिर उसके बाद मेरा सारा अमाउंट किसी ने निकाल लिया और उसी के नंबर पे OTP जाने लगा। दोबारा मैं चेक करने गया तो मेरा पूरा खाता नील हो गया। और मैं एक NRL में छोटा सा काम करती हूँ और मेरी बेटी का शादी के लिए मैं ज़मीन बेच के पैसा रखी थी और खरीद बिक्री करने के बाद पेमेंट मैं वहाँ की। उसके बाद फिर एक छोटा सा लिंक आया, उसको टच की, उसके बाद मेरे अकाउंट से सारा पैसा निकल गया। कितना पैसा गया? 2,73,000। इसकी जानकारी आपने किसी को दी है? जसपुर साइबर सेल में दी हूँ। फरीदाबाद में हुई अब तक की सबसे बड़ी साइबर ठगी के मामले पर फरीदाबाद पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है और इस साइबर ठगी के तार चीन से जुड़े हुए हैं, ऐसी बात भी सामने आई है। अब तक साइबर ठगी के मामले में 16 हैं लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। आरोपियों से बड़ी मात्रा में अलग अलग बैंकों की पासबुक व चेकबुक, सैकड़ों की संख्या में सिम और मोबाइल फोन व ATM कार्ड सहित 14 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। ये 28 दिन
का मामला है। एक सेक्टर 15 निवासी एक महिला के साथ इन्वेस्टमेंट करने के नाम पे एक ठगी हुई थी, जिसमें करीब 7 करोड़ 59 लाख की ठगी की गई थी। महिला को एक फेसबुक पे लिंक आया था जिसमें इन्वेस्टमेंट के नाम पे उसको इन्वेस्टमेंट करने के नाम पे उसको कुछ लिंक्स भेजे गए थे और उन पे विभिन्न जो ग्रुप थे उनमें ऐड किया गया था और उसमें मोटा लालच मतलब मुनाफा का दिया गया था, जिसमें लड़की ने अपने खुद के और अपने जो परिवार के जो सेविंग थी उनका अच्छा बिजनेस है, तो उसके जो पैसे इन साइबर ठगों के बहकावे में आकर और काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट ग्रुप में पैसे उसने लगाए थे, जिसमें 28 मार्च को थाना सेंट्रल साइबर में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज करके इसमें जांच की जा रही थी और सीपी साहब की नॉलेज में आया मामला, तो उन्होंने श्री राकेश कुमार आर्या जी ने इसमें एसआईटी का गठन किया है, जिसमें श्री अभिमन्यु गोयते एसीपी साइबर क्राइम उसमें एसआईटी गठित की गई थी। एसआईटी गठित करके इस मामले की जांच को आगे बढ़ाया गया। तो इसमें अभी तक इस 7 करोड़ 59 लाख की ठगी में 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। खबर है फरीदाबाद से, जहां एनआईटी के वार्ड नंबर 6 और 9 की रोड पर लंबे समय से सीवर के गंदे पानी के ओवरफ्लो होने के चलते स्थानीय लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। जहां एक और लोगों को आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो वहीं गंदे पानी के चलते दूषित हवा से लोगों के घरों में बुजुर्ग व बच्चे बीमार भी हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि कई बार निगम में शिकायत करने के बावजूद यहां पर कोई भी समाधान नहीं हुआ है। इतना हमेशा भरा पड़ा रहता है, कंप्लेन करने जाओ तो 4 बात सुना देता है और कहता है कि सीवर पास नहीं है, तुम खड़ी होके पास करवाओगे, साफ करवाओगे, मैं कर्मचारी भेजता। मैं तो बोली, मैं कि भेजो मेरे सामने, मैं साफ करवाऊंगी। करे हिम्मत है तुम्हें साफ करवाने की? हाँ मेरी हिम्मत है। कौन कहता है आपसे? कर्मचारी के जाती हूँ कंप्लेन लिखवाने। तो कहाँ शिकायत दी आपने? ये नगर निगम पोखर के पास है। नगर निगम। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई पड़ी है, जनमानस इतना परेशान है। जो हमारी माताएं बहनें आती हैं वो आपको मैं दिखाऊंगा। ये है गली नंबर 1 और वार्ड नंबर 6 और ये वार्ड नंबर 9 आ रहा है यहाँ पे। अब ये सारा पानी वहाँ पहुँच रहा है और पूरा की पूरा पानी जो है वो मंदिर के सामने भर रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा। कब से पंडित जी, कब से दिक्कत बन रही है यहाँ पे? जी यहाँ 7-8 मतलब साल भर से ज़्यादा हो गया। यही रहता, 2 दिन सही रहता, उसके बाद मतलब 1 हफ्ते भर ही रहेगा। और आप जैसे देख सकते हो वहाँ पे जो मंदिर का मेन गेट है उसके सामने पूरा भरा रहता, जमा रहता। बच्चे स्कूल से जाते हैं, वो गिर जाते हैं और बच्चे बीमार हो रहे हैं। यहाँ कोई सुनवाई नहीं करता। यहाँ का जो पार्षद है वो कहता है मेरी पार्षदी चली गई है, मैं कहाँ से करूँ। कौन है पार्षद जी? क्या आश्वासन की तरफ से? सुरेंद्र। तो क्या कहेंगे कि बीजेपी सरकार कहती है कि विकास हुआ है 10 सालों में, काफी विकास। यहाँ के विधायक हैं वो कांग्रेसी हैं, वो कांग्रेस की बीजेपी फंड नहीं देती, हमें कहाँ से कराऊँ? हमें तो कोई नहीं दिख रहा, ना कांग्रेस दिख रही ना कुछ दिख रही। अगली खबर श्रावस्ती से है, जहां बाइक सवार को वाहन ने टक्कर मारी है। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे दोनों ही युवक और इकोना थाना बाईपास के पास की पूरी घटना है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे दोनों युवक, बाइक सवार युवकों को टक्कर मारी। इकोना थाना बाईपास के पास की ये घटना है। श्रावस्ती से खबर, बाइक सवार को वाहन ने टक्कर मारी है। बाइक सवार दोनों युवकों की मौत की खबर सामने आई है। तो इस हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की जान चली गई। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे दोनों युवक। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दुखद हादसे में 2 युवकों की जान चली गई। वाहन ने बाइक को टक्कर मारी, जिसमें 2 युवकों की जान जाने की बात सामने आई है।
और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। बुलंदशहर से खबर है, जहां नाबालिग की संदिग्ध मौत पर जमकर हंगामा हुआ। मां और उसके प्रेमी पर गला दबाकर हत्या करने के आरोप की बात सामने आई। मृतक के भाई ने गला दबाकर हत्या का आरोप और अवैध संबंधों में बाधा बनने पर हत्या की गई है। मृतक भाई का ऐसा कहना है। प्रेमी के साथ लिव इन में रह रही थी मृतक की विधवा मां। मृतक के भाई ने ग्रामीणों के साथ मिलकर थाना घेरा। मां और उसके प्रेमी पर कार्रवाई की मांग की है। 15 वर्षीय वैभव की मौत की पुलिस जांच कर रही है। खुर्जा कोतवाली की खुर्जा जंक्शन चौकी क्षेत्र का ये पूरा मामला है। और अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर सिपाही भर्ती पेपर लीक का मामले में ईडी ने दर्ज किया केस। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में होगी मामले की जांच। ईडी जल्द जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ करेगी। पहली बार मामले में ईडी कर रही है जांच। शासन ने एसटीएफ को सौंपी थी मामले की जांच। प्रिंटिंग प्रेस, ट्रांसपोर्ट कंपनी मालिकों से पूछताछ होगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अहम खबर सामने आई है। ईडी जल्द जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ करेगी। तो ईडी की ओर से जल्द ही जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ किए जाने की बात सामने आ रही है। अहम खबर आपको हम बता दें, प्रिंटिंग प्रेस, ट्रांसपोर्ट कंपनी मालिकों से पूछताछ होगी। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में होगी पूरे मामले की जांच। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शासन ने एसटीएफ को सौंपी थी पूरे मामले की जांच। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां वकीलों के चैम्बर में आग लग गई। पुरानी रजिस्ट्री ऑफिस के बगल में चैम्बर में आग लगी। 15 वकीलों के चैम्बर जलकर राख हो गए। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पुरानी रजिस्ट्री ऑफिस के बगल में चैम्बर में लगी आग। 15 वकीलों के चैम्बर जलकर राख हुए। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और वकीलों के चैम्बर में लगी आग। बड़ी खबर, पुरानी रजिस्ट्री ऑफिस के बगल में चैम्बर में आग लगने से मचा हड़कंप। 15 वकीलों के चैम्बर जलकर राख हुए। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है।
फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुरानी रजिस्ट्री ऑफिस के बगल में चैम्बर में आग लगने से हड़कंप मचा। लखनऊ से खबर, जहां जहरीली गैस से पिता और पुत्र की मौत का मामला। सीवर टैंक में जहरीली गैस से हुई थी मौत। मामले में वजीरगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। फर्म के डायरेक्टर, ठेकेदार समेत 3 पर मुकदमा। सुरक्षा उपकरण और बिना टैंक में उतरने का आरोप। बड़ी जानकारी, जहां पर सुरक्षा उपकरणों के बिना ही टैंक में उतारने के आरोप की बात सामने आई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मामले में वजीरगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर सीवर टैंक में जहरीली गैस से हुई थी पिता पुत्र की मौत। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। मामले में वजीरगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। फर्म के ठेकेदार, डायरेक्टर समेत 3 पर मुकदमा दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर असलहा लेकर घूम रहा प्रॉपर्टी डीलर गिरफ्तार किया गया है। काले फिल्म लगी कार से घूम रहा था भगत यादव। प्रॉपर्टी डीलर से राइफल समेत 28 कारतूस बरामद किए जाने की बात सामने आई है। एफएसटी की टीम ने चेकिंग के दौरान रोका है। आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में एफआईआर। पारा पुलिस ने आरोपी भगत यादव को जेल भेजा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल याम खबर लखनऊ से, जहां पर असलहा लेकर घूम रहे शख्स को गिरफ्तार किया गया है। काली फिल्म लगी कार से घूम रहा था ये शख्स और प्रॉपर्टी डीलर से राइफल समेत 28 कारतूस भी बरामद कर लिए गए हैं। लखनऊ से खबर है, सरकारी जमीन पर बना होटल लेखपाल की मिलीभगत सामने आई है। मामले की जांच का खुलासा हुआ। आरोपी लेखपाल पर अब होगी कार्रवाई। अकील खलील अहमद ने कराया था निर्माण। बड़ी जानकारी आपको बता दें, लेखपाल ने सरकारी जमीन पर कराया अवैध कब्जा। नगर निगम की टीम ने कराई जांच में खुलासा। सरोजनी नगर स्थित बेटा का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। अकील खलील अहमद ने कराया था निर्माण। बड़ी खबर आपको हम बता दें, लेखपाल ने सरकारी जमीन पर कराया अवैध कब्जा और नगर निगम की टीम से कराई जांच में खुलासे की बात सामने आई है।
लखनऊ से अगली खबर है, जहां फर्जी रजिस्ट्री के 13 केस की होगी विवेचना। आर्थिक अपराध शाखा को ट्रांसफर किए गए केस गोमती नगर में दर्ज कराए गए थे फर्जी केस और 2 केस में लगी चार्जशीट। अब जेसीपी की निगरानी में जांच। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। गोमती नगर में दर्ज कराए गए थे फर्जी रजिस्ट्री के केस। और अब जेसीपी की निगरानी में जांच की बात सामने आई है। और अगली खबर बिजनौर से है, जहां स्टूडेंट ने टीचर को गोली मारी है। कंप्यूटर सेंटर के अंदर घुसकर गोली मारे जाने की बात सामने आई है और घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया। आरसीटीआई कंप्यूटर सेंटर में गोली कांड हुआ है। तो आरसीटीआई कंप्यूटर सेंटर में हुआ गोली कांड, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर किए जाने की बात सामने आई है। और फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।